नमस्कार विद्यार्थियों, आज बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र की कक्षा में हम कुछ समाजशास्त्रीय अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे। अभी हम सब जानते हैं समाजशास्त्र एक नया विषय है। भारत में अभी इसके 100 साल हुए हैं और 1838 में इसकी शुरुआत हुई थी समाज का अध्ययन करने के लिए। और उसी संदर्भ में समाजशास्त्र के अंतर्गत जो अलग अलग अवधारणाएँ आती जा रही हैं, उन अवधारणाओं के अंतर्गत जो प्रारंभिक अवधारणाएँ हैं जिससे समाज की पहचान बनती है, जिससे समाज जाना जाता है, उसके बारे में आज मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। इसमें 2-3 चीज़ें हमारे लिए समझने की बहुत आवश्यक हैं, बहुत ज़रूरी हैं। समाज, समूह, संस्था, समिति, समुदाय। जैसा कि पहले भी मैंने कहा था कि समाजशास्त्र को एक सामान्य विद्यार्थी जो समाजशास्त्र विषय का नहीं है, उसके लिए व्यक्तियों का झुंड या व्यक्तियों का जो समूह है वो समाज कहलाता है। लेकिन समाजशास्त्र की जब से शुरुआत हुई है, समाजशास्त्र का जब से विश्लेषण हुआ है, तो समाजशास्त्र के विश्लेषण में, समाजशास्त्र की विवेचना में समूह को समाज नहीं माना जाता। समाजशास्त्रियों ने, चाहे वो अगस्टकाम हो, किंग्सले डेविस हो, स्पेंसर हो या फिर कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, इन सभी ने कहा कि समूह जो है वो अपने आप में समाज नहीं है। समूह तो जरूरी है समाज के लिए, लेकिन समूह के साथ साथ जब समूह में जो व्यक्तियों के बीच में जो संबंध होते हैं, व्यक्तियों की जो संबंधों की व्यवस्था है, व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था के कारण जो सिस्टम बनता है, जो व्यवस्था बनती है, वो अपने आप में समाज कहलाएगा। तो यहाँ आज आपके साथ मैं चर्चा करूँगा समाज की, समूह की, संस्था, समिति और समुदाय की। ये सारी चीज़ें एक समाज के अंतर्गत आपको संस्था भी देखने को मिलेगी, समिति भी देखने को मिलेगी, समुदाय भी देखने को मिलेगा और समूह भी मिलेंगे। तो ये अलग अलग चीज़ें, लेकिन इनमें एक जो समाजशास्त्र का विद्यार्थी नहीं है या जिसने समाजशास्त्र विषय का अध्ययन नहीं करा, उसके लिए समाज भी वही है, संस्था भी वही है, समिति भी वही है, समुदाय भी वही है और परिस्थिति और भूमिका जो व्यक्ति की वो भी उसके लिए समान चीज़ हो जाती है। पर समाजशास्त्र में चूंकि हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, समाजशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि समाज किसे कहते हैं, संस्था किसे कहते हैं, समिति किसे कहते हैं, समुदाय किसे कहते हैं या समूह किसे कहते हैं। ये अलग अलग चीज़ें इनके साथ में आपको सामान्य तौर पे दिखाई एक देती हैं, लेकिन सब में बेसिक अंतर है, सब अलग अलग है। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं समाज की। समाज क्या है? समाज, मैकाइवर और पेज एक समाजशास्त्री हुए हैं, दो हैं ये, मैकाइवर और पेज, दोनों मिलके एक सबसे सरल, सबसे सुंदर और सबसे छोटी परिभाषा जो समाज की इन्होंने दी। इनका कहना था समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। आपने देखा होगा मच्छरदानी, मच्छरदानी में बहुत से धागे होते हैं, उनको मिला देते हैं तो एक वो जाल बन जाता है। आजकल इंटरनेट का ज़माना है तो वेब का भी एक जाल है। इसी प्रकार से समाज जो है, हमारे बहुत से संबंध होते हैं, ऐसा जो अलग अलग संबंध रहते हैं, उन संबंधों के मिलने से जो व्यवस्था बनती है उसको समाज। तो मैकाइवर और पेज ने कहा था समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। जैसे अभी ये नया प्रयोग शुरू हुआ है इस बार, चूँकि कोरोना के कारण अभी क्लासेस लग नहीं रही हैं, तो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन मोड भी चालू किया गया। तो ऑनलाइन मोड में जैसे मैं आपसे परिचित नहीं हूँ, आप मुझसे परिचित नहीं हूँ, लेकिन ये जो ऑनलाइन मोड के माध्यम से जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो मेरे और आपके ऑनलाइन संबंध बन गए। तो अभी मेरे संबंध आपके साथ थे, लेकिन एक नए प्रकार के संबंध अब डेवलप हुए, ऑनलाइन मोड के संबंध। तो इसी प्रकार से हर व्यक्ति के, एक बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ ही उसके संबंध क्रिएट होने लगते हैं, संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। और आपने देखा होगा जन्म जब लेता है बच्चा, तो बच्चा या बच्ची कहलाता है, लेकिन उसके 2 या 3 घंटे बाद ही उसके अलग अलग संबंध बनने शुरू होते हैं। जिस महिला ने उस बच्चे को जन्म दिया, वो उसके साथ में माँ बेटा या माँ बेटी का संबंध बन जाता है। फिर उस महिला का जो पति है उसके साथ पिता और पुत्र या पुत्री के संबंध। उस घर में अगर और भी बच्चे हुए तो कोई बड़ा भाई है तो भाई के संबंध हो जाएंगे, बहन के संबंध हो जाएंगे। उसके साथ धीरे धीरे उस परिवार के आप देखते जाएंगे, उस बच्चे के जन्म लिया था, अकेले जन्म लिया था, लेकिन जन्म के बाद उसके कम से कम 25-50 से अधिक संबंध बन जाते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है तो पड़ोस में खेलने के लिए निकलता है, तो उसके खेल समूह बनता है, खिलाड़ियों जो उसके खिलाड़ी होता है जिनके साथ खेलना शुरू करता है, पड़ोसियों के साथ में व्यवहार बनते हैं, वहाँ उसके संबंध बनना शुरू होते हैं। इसके बाद जब वो नर्सरी में आता है, स्कूल में आता है, तो स्कूल के अलग संबंध बनते हैं। कॉलेज में आता है, कॉलेज में अलग संबंध बनते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब वो एक उसमें जाता है, अपने व्यावसायिक परिसर में अपनी जीविकोपार्जन के लिए या तो नौकरी करता है या खुद का व्यवसाय प्रारंभ करता है या फिर किसी कंसल्टेंसी में जाता है
किसी काउंसलिंग के उसमें जाता है, जहाँ भी जीविकोपार्जन के लिए वो जाता है, जो भी विधा वो अपनाता है अपने आर्थिक क्रियाओं के संपन्न करने के लिए, उसके अलग अलग संबंध बनते जाते हैं। बाजार में हम जाते हैं तो व्यापारी और ग्राहक के बीच के संबंध आपने देखा होगा, व्यापारी और ग्राहक के संबंध बन जाते हैं। हम टीवी देखते हैं तो टीवी के कलाकारों के साथ हमारे संबंध बन जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार से संबंधों की एक अलग सी व्यवस्था है। तो यहाँ पे समाज को कहा गया कि समाज वास्तव में सामाजिक संबंधों का एक जाल है। जब तक इनके बीच में संबंध नहीं होंगे तो समाज नहीं बनेगा। और अलग अलग प्रकार से संबंधों की व्यवस्था के चलते जो है समाज में आप देखते जाते हैं एक एक व्यवस्थाएं बनती जाती। ये जो संबंध बने, इन्हीं संबंधों से फिर संस्था बनी, समिति बनी, समुदाय बने और अलग अलग प्रकार के समूहों में निर्मित हुआ। अकेला व्यक्ति किसी प्रकार से, जब तक व्यक्ति आदिम अवस्था में था, आदिम समाज में था, तो आदिम समाज में आदिम अवस्था में अकेले जीवन यापन करता था। जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ी, आवश्यकताएं बढ़ने के साथ साथ उसने क्या करा, लोगों के साथ संबंध बनना शुरू हुए। उन संबंधों के आधार पे आपने देखा होगा कि पहले समूह बने, समूह में व्यक्ति इकट्ठा रहता था, समूह के बाद में उसको नियम कायदे कानून में रखा गया तो कुछ संस्थाएं बनी, जैसे परिवार है, विवाह संस्था है। फिर इसी में जैसे जैसे व्यक्तियों की आवश्यकताएं बढ़ती गईं, बढ़ती आवश्यकताओं के लिए व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए उसने संस्थाओं का निर्माण करा। और उसके बाद समितियां बनी। समिति में व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए कुछ समितियों का गठन करता है, समितियों का निर्माण करता है। उन समितियों के माध्यम से फिर वो अपनी जीविकोपार्जन के और अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समिति के बाद में समुदाय बना कि व्यक्ति एक समुदाय में रहने लगा, जैसे जैसे उसकी सामुदायिक भावनाएं। तो ये सारी प्रक्रियाएं संबंधों, रिलेशनशिप के कारण हुई। जब तक व्यक्ति के संबंध नहीं होते हैं, हमारी आवश्यकताएं नहीं होती हैं, हम अपनी जरूरतों के लिए, अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धीरे धीरे हमको संबंध बनाना पड़ता है। तो ये कहलाता समाज। इसलिए मैकाइवर और पेज ने कहा था समाज जो है सामाजिक संबंधों का एक जाल है। वहीं जॉनसन का कहना था समाज के अंतर्गत व्यक्ति की आवश्यकताएं, व्यक्तियों के व्यवहार के लिए जो व्यक्ति आपस में एकत्र होता है, उनके जो संबंध बनते हैं, उन संबंधों का जो विवेचन है वो समाज कहलाता है। समाज की अब विशेषताएं देखिए, समाज की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहली बात तो क्या है, समाज में हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि व्यक्तियों का समूह है, लेकिन व्यक्तियों का समूह नहीं, व्यक्तियों के समूह के बीच में होने वाले संबंधों की व्यवस्था समाज है। इसलिए समाज का कोई आकार नहीं होता है, ये अमूर्त है। इसको आप मूर्त रूप में नहीं दे सकते, हम मूर्त रूप में नहीं बता सकते। समाज जो है अमूर्त है। दूसरी चीज, समाज के अंतर्गत प्रत्येक समाज में दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, सहयोग भी होगा और संघर्ष भी। आपने देखा होगा व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए सतत संघर्ष करता रहता है। उसको अभी कोरोना काल में आप देखिए हर कोई आप संघर्ष में है। लोग बाग घर में हैं, लेकिन वो एक अदृश्य विषाणु से बचने के लिए, अपना जीवन यापन सुरक्षित रखने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हम आप सभी संघर्ष कर रहे हैं। ऑफलाइन में अभी तक आपके कॉलेज खुल जाते थे, अब आप घर में बैठे हैं। घर में बैठने के अलावा आपको ऑनलाइन पढ़ाई करना पड़ रहा, तो हम अध्ययन अध्यापन के लिए सारे विद्यार्थी आप देखिए संघर्ष कर रहे हैं। अब सहयोग, आपने देखा होगा कोरोना काल जब से लॉकडाउन हुआ था तो बहुत से लोग जो घर में रह गए थे, घर से निकल नहीं पा रहे थे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमने पूरे समाज के लोगों ने उनको सहयोग प्रदान करना शुरू करा। जैसे अभी विधा है ऑनलाइन, तो बच्चों के शिक्षण के लिए, बच्चों के पढ़ाई ना रुके, बच्चों का नुकसान ना हो, बच्चों का कैरियर खराब ना हो, बच्चों का कैरियर जो दांव पे लगा है, उसके लिए आप देखिए ऑनलाइन मोड, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम प्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं। तो हर समाज में सहयोग भी होता है और समाज में सहयोग के साथ साथ संघर्ष भी होता है। समाज में विभिन्नताएं भी होती हैं, कोई भी समाज एक सा नहीं होता। भारतीय समाज में आप देखिए, भारतीय समाज में कृषि समाज, तो उसमें पूरे किसानों का समाज है, कृषि अवस्था रहती है, किसानों का कृषकों के व्यवस्था रहती है, कृषक संबंध होते हैं, कृषि प्रधानता रहती है। ग्रामीण समाज, हम सब जानते हैं गांव में रहने वाले लोगों का समाज ग्रामीण समाज है, जिसकी जीविकोपार्जन का मूल साधन कृषि है। नगरीय समाज, जो गांव से औद्योगिकरण के बाद, औद्योगिकरण की शुरुआत जब 19वीं शताब्दी में हुई, तो गांव से लोग रोजगार के लिए शहर आने लगे। शहरों में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगने लगी, बड़े बड़े कारखाने लगाए जाने लगे। उन कारखानों में जो उत्पादन होने लगा, तो उत्पादन कारखानों के माध्यम से नगरों में एक समाज व्यवस्था बनी, तो वो कहलाता है नगरीय समाज। ऐसे अलग अलग समाज है भारत में, एक महानगरीय समाज है, कृषक समाज है, नगरीय समाज है। तो सब समाजों की, नगरीय समाज और ग्रामीण समाज दोनों में आपको अंतर मिलेगा। तो यहाँ इनमें विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। दूसरी चीज, इसके साथ साथ आप देखिए हर समाज में
एक आत्मनिर्भरता होती है। समाज का हर व्यक्ति एक दूसरे पे आश्रित होता है, अन्योन आश्रितता होती है। परिवार का एक उसको उदाहरण अपन देखते हैं। परिवार में बच्चा अपने पिताजी पे, माँ पे आश्रित होता है, एक उस पर अन्योन आश्रितता है। इसी प्रकार से पिताजी जो हैं अपने परिवार के, अपने भाई बहनों, बच्चों, इन सब पे आश्रित होते हैं। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के युग में हम टेक्नोलॉजी पे अन्योन आश्रित हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने विचारों को, अपने संदेशों को, अपने लेक्चर को समाज तक पहुंचा रहे हैं। तो हर आदमी कहीं ना कहीं अन्योन आश्रितता होती है, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी होती है। समाज में आप देखिए, परिवार के अंतर्गत सबके आने जाने का तय रहता है। बच्चा अगर समय पे घर में नहीं आता है तो परिवार के सारे लोग परेशान हो जाते हैं। क्यों? अन्योन आश्रित है ना। परिवार में एक भी अगर बच्चा बीमार होता है या कुछ होता है तो पूरे परिवार के लोग मिलकर उसकी सेवाएं करते हैं। तो ये एक बेसिक जो आधार है समाज का, जो है समाज की विशेषताएं या समाज के आधार के रूप में हम देखेंगे। समाज अमूर्त होता है क्योंकि उसका संबंध है, संबंधों की व्यवस्था है, किसी प्रकार का कोई आकार नहीं है, अमूर्तता है। समाज में विभिन्नता होती है, समाज में सहयोग और संघर्ष होता है। समाज एक दूसरे पर निर्भरता की बात करता है। समाज में हर व्यक्ति, ये मैं कहूँ कि मैं अपने आप में स्वतंत्र हूँ तो नहीं, मैं कहीं ना कहीं, जैसे आज टेक्नोलॉजी पे निर्भर हूँ ना मैं, कि विद्यार्थी नहीं है तो मेरे को विद्यार्थियों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ना पड़ रहा। तो समाज में व्यक्ति एक दूसरे पे निर्भर होता है। अब यहीं पे कुछ समाजशास्त्रियों ने अंतर करा है, समाज और एक समाज में अंतर किया है। एक समाज से तात्पर्य है एक खास प्रकार का जब संगठन होता है जिसको लोग सामाजिक प्राथमिक आवश्यकताओं के आधार पर बनाते हैं, प्राथमिक समूह जिसमें महत्वपूर्ण होते हैं, वो एक समाज कहलाता है। समाज के अंतर्गत सबसे पहली बात यह है कि समाज जो है एक निरंतर चलने, इसमें परिवर्तनशीलता है। कोई भी समाज स्थिर नहीं होता। समाज जो हमारी जनरीतियां हैं, प्रथा परंपराएं हैं, इनका एक समुच्चय है। समाज कभी भी स्थिर नहीं होता, समाज में बदलाव आता रहता है, परिवर्तन आता रहता है। अभी आपने देखा होगा कि ये मार्च में जब से लॉकडाउन हुआ था, इसके बाद एक नया शब्द आया, न्यू नॉर्मल। अब समाज जो है हमारा न्यू नॉर्मल, नए प्रकार का समाज बन रहा है। इसके पहले का समाज जो था उसमें कुछ और चीज़ें थी, अब नए प्रकार। अब हम कृत्रिमता की ओर बढ़ रहे हैं, हमको यांत्रिकता की ओर बढ़ना पड़ रहा है, हमको इलेक्ट्रॉनिक साधनों पे होना पड़ रहा है। जब तक ये वायरस का कोई तोड़ नहीं निकल आता है, कोई एंटी वायरस नहीं बन जाता है, द वैक्सीन नहीं बन जाती, हमको मास्क लगा के रहना पड़ रहा है, सैनिटाइज़र पे निर्भर रहना पड़ रहा है और आपके साथ दूरी बना के। तो ये समाज के अंतर्गत आप देखिए बदलाव आया। मार्च के पहले का, 2020 के पहले के जो समाज और 2020 के बाद का समाज, काफ़ी कुछ बदल गया है। इसमें सब चीज़ ऑनलाइन होने लगी है। इसके बीच में संबंधों में हमारे थोड़ा यांत्रिक संबंध है और प्राथमिक समूह भी यहाँ पे महत्वपूर्ण होने लगे हैं, द्वितीयक समूह आज कम हो रहे हैं। ये होता है समाज। अब समाज के बाद दूसरी जो अवधारणा है समाजशास्त्र के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे, वो अवधारणा आती है समूह। प्रारंभ में भी लोगों ने जो परिभाषाएं दी हैं, जो समाज की व्याख्या करी है, सबका ये कहना था समाज जो है व्यक्तियों का एक समूह होता है। जब तक समूह में व्यक्ति इकट्ठा नहीं होता, व्यक्तियों का सामूहिक रूप से होते हैं, उसके बाद ही। लेकिन समाजशास्त्रियों ने कहा कि समूह तो है, व्यक्तियों का झुंड होना है, व्यक्तियों का समूह होना आवश्यक है, लेकिन समाज तभी कहलाएगा जब उन समूह के व्यक्तियों के बीच में किसी प्रकार के संबंध होंगे, तो वो कहलाता है समाज। तो यहाँ समूह को जानना हमें बहुत जरूरी है। हालांकि 1838 में जब अगस्त कॉम ने समाजशास्त्र की व्याख्या की थी और कहा था समाज के अध्ययन के लिए हमको एक नया शास्त्र बनाना होगा जो कि समाज का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करेगा। 1838 से 1904 तक समाजशास्त्र में कहीं भी समूह की बात नहीं होती थी, समूह की चर्चा नहीं होती थी, समूह के आधार पर अध्ययन नहीं किया जाता था। लेकिन एक समाजशास्त्री हुए चार्ल्स कूले। चार्ल्स कूले ने सबसे पहले 1904 में उन्होंने बात रखी कि समाज को जानने के लिए, समाज को पहचानने के लिए, समाज के अध्ययन के लिए, समाज की गतिविधियों को जानने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम समूह का अध्ययन करें। तो उन्होंने समूह की बात की। उन्होंने कहा व्यक्तियों का जो एकत्रीकरण होता है, जब व्यक्ति आपस में इकट्ठे होते हैं तो उसके आधार पर उन्होंने कुछ पहचान बनाई। और 1904 में चार्ल्स कूले ने सबसे पहले प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप की चर्चा की। वो कहता है कि प्राथमिक समूह जो है, कोई भी समाज में जब भी व्यक्ति है, जो हमारे सामाजिक संबंध होते हैं या सामाजिक क्रियाएं होती हैं, व्यक्तियों के बीच में होने वाले संबंध, व्यक्तियों के बीच में होने वाली क्रियाएं, व्यक्तियों की निर्भरता, व्यक्तियों के बीच में जो नातेदारी होती है या व्यक्तियों के बीच में जो किसी प्रकार की व्यवस्थाएं बनती हैं, एक किसी भी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के लिए
कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। जब उन 2 व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप होता है, उनके बीच में चर्चा होती है, उनके साथ में किसी प्रकार के संबंध निर्मित होते हैं, तो वो समाज में का निर्माण होने लगता है। और समूह, सबसे पहले समूह जो है समाज की सबसे छोटी इकाई समूह है। उसको चार्ल्स कूनी ने प्राथमिक समूह के नाम से संबोधित किया और उसने उसकी विशेषताएं बताई कि प्राथमिक समूह समाज की सबसे छोटी इकाई है। इसमें कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, 2 से अधिक आपके ज़्यादा 15-20 लोग होंगे। इससे ज़्यादा को उसने प्राथमिक समूह में नहीं रखा। उसका कहना था आकार में छोटा होता है, इसका साइज लिमिटेड होता है, सीमित होता है, और इसमें संबंध बहुत ही प्रगाढ़ होते हैं। प्राथमिक समूह में बिल्कुल प्रत्यक्ष संबंध होते हैं, आमने सामने के संबंध होते हैं, कंधे से कंधा टच करने वाले होते हैं। ये उसने प्राथमिक समूह की विशेषताएं रखी। और इसमें कहा कि भावनात्मक लगाव, इमोशनल अटैचमेंट प्राथमिक समूह में बहुत ज़्यादा होता है। इसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता। उसने कहा भावनात्मक रूप से सब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है, किसी प्रकार का मतलब नहीं होता है। तो प्राथमिक समूह ये कहलाता है। इसके उदाहरण अगर आप देखना चाहें प्राथमिक समूह के, तो परिवार, सबसे पहले परिवार आप देखिए, माता पिता, भाई बहन, सब बच्चे हैं, तो ये लिमिटेड साइज रहता है, आकार बहुत छोटा हो जाता है। इसमें सभी सदस्य एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, और इनके संबंध जो होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का एक स्वाभाविक संबंध होते हैं, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता। पिता पुत्र के संबंध में अगर पिताजी के कहने पे, पिताजी या माँ के कहने पे जो बच्चे उनका पालन, उनकी आज्ञा पालन करते हैं, कोई स्वार्थ से नहीं करते हैं, उनके बीच में वो एक परस्पर लगाव की बात होती है, उसमें एक लगाव होता है, स्वार्थ नहीं होता। तो ये प्राथमिक समूह कहलाता है। परिवार, पड़ोस भी आप देखें, हम जहाँ रहते हैं हमारे आस पड़ोस के 4-5 घर जो रहते हैं वही हमारा पड़ोस कहलाता है। तो वो एक सीमित है, उसमें हमारे संबंध जो हैं लोगों के आपस में मिलजुल के रहते हैं। हम बिना किसी, आप पड़ोसियों के संबंध देखिए बहुत अच्छे संबंध होते हैं, पड़ोसी आपस में बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के साथ आते हैं। कई बार तो ये कहा जाता है कि हमारा पड़ोसी जो है, हमारे पड़ोस के लोग जो हैं वो परिवार के लोग से ज़्यादा अच्छे हैं। हालांकि कोरोना काल में थोड़ा अंतर आया है, आज कोरोना में जो वायरस से बचने के लिए हम पड़ोस से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन पीरियड में वे मकान जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स होते थे उसमें लोग अकेले जरूर रहे थे, लेकिन फिर भी आमने सामने की बिल्डिंग से बात कर रहे थे, छत में बातें कर रहे थे। तो पड़ोस जो है प्राथमिक समूह हमारा सबसे ज़्यादा सशक्त हुआ। थोड़ी दूरी जरूर हुई है, आपने उसमें देखा होगा कि जो प्रवासी श्रमिक जो आए थे वो प्राथमिक समूह अपने परिवार के जो गांव में रह रहे थे अपना सब कुछ छोड़ के बस सड़क में पैदल चल दिए कि 100 किलोमीटर हो या 1000 किलोमीटर रास्ता चलते चलेगा, उसमें प्राथमिक समूह ही था। उस प्राथमिक समूह ने लोगों को अपनी ओर अटैचमेंट के कारण खींचा। इसके बाद दूसरा एक समूह और बनता है जो कहलाता है द्वितीयक समूह, सेकेंडरी ग्रुप। द्वितीयक समूह चार्ल्स कूले ने कहा प्राथमिक समूह का बिल्कुल उल्टा हो जाता है, उसमें संख्या भी अधिक हो जाती है, आकार बड़ा हो जाता है। वहां संबंध जो है हमारे टच एंड गो वाले, छुओ और जाओ वाले संबंध। जैसे आपने देखा होगा दौड़ होती ना कि एक पेड़ पे आपने कुछ चीजें बांध दी गई हैं और यहाँ से दौड़ शुरू होती है कि उस पेड़ को छू के आना है। बचपन में स्कूल वगैरह में सबने देखा होगा जलेबी दौड़ होती है, जलेबी ऐसे धागे में बांध के लटका दी जाती है और बच्चे दौड़ते हैं, दौड़ के कहा जाता है कि आप दौड़ के जाइए और जलेबी खा के आइए। तो बच्चा वहां जाता है, जलेबी लेता है और चलाता है। या एक कहता है कि आप उस कोने को टारगेट आपको दे दिया गया, उस टारगेट को जो छू के सबसे पहले आएगा। अब वो जो दौड़ में भाग लेने वाले हैं उनसे अगर आप पूछें तो वो बताएगा हमने उस टारगेट को टच करा, वो पेड़ था कि वहाँ पे खंबा था या दीवार थी, वो नहीं पता, उसने देखा नहीं, उसको मालूम है अगर हम देखेंगे तब तक दूसरा आदमी हमसे आगे निकल जाएगा, हम हार जाएंगे। तो ये टच एंड गो वाले संबंध, छुओ और जाओ वाले संबंध होते हैं द्वितीयक समूह में। द्वितीयक समूह के अंतर्गत राज्य है, राष्ट्र है, राजनीतिक दल है, हमारी क्लास है, ये सब हमारे द्वितीयक समूह में होते हैं। अभी देखिए जब भी चुनाव होते हैं तो सारे राजनेता, सारे राजनीतिक दल अपनी जनता के साथ में उनको कहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं, तो उनके साथ प्रत्यक्ष संबंध होते हैं। द्वितीयक समूह में एक ये है कि अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में हम दुबई में नहीं है, वहाँ पे टीवी में देख रहे हैं, लेकिन टीवी के देखने के माध्यम से उन सारे प्लेयर्स के साथ हमारे संबंध हो जाते हैं, फिल्म कलाकारों के साथ हमारे संबंध हो जाते हैं। ये अप्रत्यक्ष संबंध है, प्रत्यक्षता नहीं है, ये दूर के संबंध है। और ये देखिए अभी जैसे जैसे होता है बदलाव आता है, हमारे संबंध भी बदल जाते हैं। आज हम उनके साथ जुड़े हैं, कल हो सकता है कोई दूसरा प्लेयर आ जाए, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। ये कहलाता है द्वितीयक समूह।
एक और समूह का प्रकार है, वो है आभासी। आभासी समूह वो होता है जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों समूह के लोगों का समावेश होता है। आपने देखा होगा गांव के लोग रोज अपने कृषि उत्पाद को बेचने के लिए शहर आते हैं। शहर आने वालों के साथ में व्यापारी या बाजार या फिर जो मोहल्ले में बेचने आते हैं, तो उनके साथ उनके संबंध हो जाते हैं। रहते वो दूर हैं, लेकिन उनके प्राथमिक समूह जैसे भी संबंध हो जाते हैं और द्वितीयक समूह के भी संबंध हो जाते हैं। ये कहलाता है आपका समूह। समूह के अंतर्गत जो है, यहाँ पे व्यक्तियों का एक सामूहिकता रहती है, सामूहिक भाव रहता है। इसमें व्यक्ति द्वितीयक समूह तो ठीक है, स्वार्थ के संबंध रहते हैं। आज मेरे स्वार्थ आपके साथ हैं तो मैं आपके समूह में जुड़ा हूँ, लेकिन अगर मेरे स्वार्थ पूरे नहीं हो रहे तो मैं दूसरे समूह में चला जाता हूँ। आपने देखा होगा राजनीतिक दलों में अक्सर होता है, चुनाव लड़ते हैं, किसी और पार्टी के रहते हैं, फिर बाद में नहीं हुआ तो फिर बदल जाते हैं। 5 साल बाद हमेशा बदलाव आता है चुनाव में। तो ये द्वितीयक समूह। खेल में भी देखा होगा कि खेल में आज आप किसी और प्लेयर को पसंद कर रहे हैं, कल किसी और को पसंद करेंगे। व्यापार में भी जो दुकानदार सस्ता देता है हम उसके यहाँ से सामान लेते हैं, लेकिन पता चला कि बाजू वाला दुकानदार सस्ता दे रहा है, तो हम पिछले 5 साल से, भले ही वो हमको उधारी दे रहा था, हम उसकी दुकान छोड़ के दूसरे के यहाँ चले जाते हैं। तो ये संबंध हमारे द्वितीयक समूह के हैं ना, ये स्वार्थ वाले होते हैं। इसमें हमारे फीलिंग नहीं रहती, हमारे ये रहता है हमारा अपना स्वार्थ पूरा होना चाहिए, स्वार्थ। अब एक और अवधारणा की बात करूंगा मैं आपके साथ, वो है समुदाय, कम्युनिटी। समुदाय क्या होता है? प्रत्येक समाज में एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, एक ऐसा जो समुदाय के नाम से जाना जाता है। समाज में व्यक्ति समाज में आया तो समूह में व्यक्ति ने रहना शुरू करा। समूह के साथ साथ 2 प्रकार के बने, प्राथमिक और द्वितीयक समूह। उसमें समूह के प्रवेश में समुदाय का निर्माण होता है। समुदाय स्वतः बनता है, समूह तो हमको बनाना पड़ता है, व्यक्ति जुड़ते हैं, आपस में एकत्रीकरण करते हैं, लेकिन समुदाय स्वतः स्थापित होता है। एक जगह में रहते रहते कुछ समान विचारधारा के लोग अपनी जरूरतों के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए वो एकत्रीकरण कर लेते हैं और एक ज्योग्राफिकल एरिया, एक भौगोलिक क्षेत्र में, खास क्षेत्र में जब रहने लगते हैं तो वो समुदाय का निर्माण कहलाता है। इसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ आत्मीयता होती है, सहयोग की भावना होती है। समुदाय की खास विशेषता है कि इसमें सभी लोगों के बीच में सहयोग की भावना होती है, सामुदायिकता होती है, कम्युनिटी फीलिंग होती है, सामुदायिक भावना होती है, सामुदायिक रूप से लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। अब वो पूरा समुदाय जो रहता है अपने आप में एक पूरा एक ग्रुप बन जाता है, एक पूरी संस्था बन जाता है, पूरी एक व्यवस्था बन जाता है। आपने देखा होगा अक्सर गाँव में जो ग्रामीण समुदाय कहलाता है, इसको उसका एक नाम होता है, ग्रामीण समुदाय हो गया, नगरीय समुदाय हो गया, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में होता है। गाँव में अक्सर आप देखेंगे गाँव के लोग जो फसल लगाते हैं, पूरा समुदाय एक से फसल लगाता है। अभी आप यहाँ से जाइए, आपने देखा होगा छोटे छोटे समुदाय बन जाते हैं, जैसे गन्ने की खेती, पूरा गांव गन्ने की खेती करता है। गेहूं लगाएंगे तो सारे लोग गेहूं लगाएंगे। अगर अभी कुछ दिनों बाद, 3-4 महीने बाद आप देखेंगे मटर की खेती होगी, सारे लोग मटर। ये सामुदायिक भावना है, गांव के लोग, पूरा समुदाय इकट्ठा हो जाता है। एक सी बोली रहती है उस समुदाय की, पहनावा एक सा रहता है, वहाँ उनके जो रीति रिवाज हैं, संस्कृति है, सब एक सी रहती है। तो ये सामुदायिक भावना, यानी समुदाय एक निश्चित क्षेत्र में होता है, इसका आकार भी सीमित होता है, इसमें सामुदायिक भावना होता है, कम्युनिटी फीलिंग होती है, हम की भावना होती है, इसमें किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं होता। समुदाय में हमेशा सहयोग रहता है। जिस समुदाय में संघर्ष की बात आएगी, जिस समुदाय में स्वार्थ की बात आती है, वो समुदाय खत्म हो जाता है। पर ये समाज से अलग है, समाज में सहयोग भी होता है, समाज में संघर्ष भी होता है, समाज में आत्मनिर्भरता भी होती है, समाज में एक दूसरे के साथ मदद करने की बात भी होती है, समाज के अंतर्गत लोगों में बदलाव भी आता रहता है, परिवर्तन भी होता रहता है। समाज, एक समुदाय के अंतर्गत एक ही समाज होगा, 2 प्रकार के समाज नहीं आ सकते, लेकिन एक समाज के अंतर्गत बहुत सारे समुदाय समाहित हो जाते हैं। फिर इसके बाद अब आप देखिए, समाज, संस्था, समूह, सदस्य। और अब आपसे बात करूंगा मैं समिति की। समाज की हमने बात करी, समाज व्यक्तियों का वह व्यवस्था है जिसमें सामाजिक संबंध होते हैं, जो संबंधों की व्यवस्था के आधार पर जाना जाता है। एक समाज में कई प्रकार के समुदाय लोग बन जाते हैं। समुदाय मूर्त होता है, समाज अमूर्त होता है। समूह कई प्रकार, जब व्यक्ति अपने अपने झुंड में अलग अलग रहने लगते हैं, वो समूह ही कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर बाद में आपके स्वतः निर्माण होता है, जिसको हम समुदाय कहते हैं। अब इसके बाद आज से चर्चा करूंगा मैं, समूह की बात हुई, हमने अभी समूह को देखा, समाज को देखा, समुदाय को देखा। अब आपसे बात करता हूं मैं समिति की, जिसे अंग्रेजी में एसोसिएशन कहते हैं। एक साधारण सी बात है, हर व्यक्ति
अपने क्रियाकलाप स्वयं। समिति, हर जगह आपने देखा होगा कि समिति शब्द हमको देखने को मिलता है। जैसे अभी दुर्गा उत्सव समिति, इसके पहले गणेश उत्सव समिति, होलिका समिति, खेल समिति, ग्रंथालय समिति, ये कई प्रकार की समितियां बनती हैं। समिति वास्तव में समाज में जब हर व्यक्ति कोशिश ये करता है कि अपनी सारी आवश्यकताएं अकेले पूरी कर ले, लेकिन ये कभी भी संभव नहीं है। हम अकेले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। तो व्यक्ति क्या करता है, अपने समान आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे मेरी आवश्यकता मान लीजिए किताबों की है, मुझे किताब चाहिए, तो मैं देखूंगा कि किताब की आवश्यकता किस किस की है। मनोरंजन समिति में अगर एक व्यक्ति मनोरंजन करना चाहता है, वो देखता है कि मनोरंजन करने वाले लोग कौन कौन से हैं। ये इस प्रकार से जब समान आवश्यकताओं वाले लोग एकत्र होते हैं, एक जगह सबका समागम होता है, तो वो एक समिति का निर्माण करते हैं। समिति हमको बनाना पड़ती है, समिति अपने आप नहीं बनती। जैसे समुदाय स्वतः निर्मित हो जाता है, समिति हमको बनाना पड़ती है। और समिति का निर्माण जो है एक निश्चित आवश्यकताओं के लिए, जब समान उद्देश्य होते हैं, जब उसमें कुछ लोग जुड़ते हैं, वो अपनी आवश्यकताएं मिलजुल के पूरी करना चाहते हैं, तो उसको समिति कहा जाता है, एसोसिएशन कहा जाता है। जैसे अभी आपने देखा होगा दुर्गोत्सव समिति, दुर्गा पूजा धार्मिक भावना के आधार पर दुर्गोत्सव समिति बन रही है। अब समिति बनाई जाती है, इसलिए समिति के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। इसमें पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष, एक या दो उपाध्यक्ष हो जाएंगे, सचिव हो जाएगा, कोषाध्यक्ष होगा, सह सचिव होगा, कार्यकारिणी सदस्य होंगे। ये बाकायदा बैठक करते हैं। जैसे एक मोहल्ले में दुर्गोत्सव समिति बनाई, मोहल्ले की आबादी है मान लीजिए 500 या 500 से 1000 के बीच में, उन्होंने तय करा कि हमको यहाँ दुर्गा जी रखना है। तो कुछ लोग मिलकर जो सक्रिय होते हैं, वो समान विचारधारा के वो लोग इकट्ठे होते हैं, एक कार्यकारिणी बन जाती है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य, ये लोग सब मिलके वो समिति, फिर वो बैठक करते हैं। ये जो 20-25 लोगों की समिति बनती है, ये पूरे के पूरे मोहल्ले का प्रतिनिधित्व करती है। ये लोग तय करते हैं कि कितना चंदा लेना है, कार्यक्रम कैसा होगा, मूर्ति कहाँ से लाना है, उसमें कौन कौन से भजन कीर्तन होंगे, लोगों को प्रसाद कैसे बांटा है, ये सारा दिनक्रम बना के वो पढ़ते हैं। और चूंकि पूरे मोहल्ले ने उसको चुना है, समिति बनाई है, उसमें हर व्यक्ति, मोहल्ले का हर व्यक्ति उस समिति का सदस्य होता है और उसके बाद उनके आवश्यकताओं के आधार पर पूर्ति करता है। समिति में सदस्यता हमको लेना पड़ती, एक व्यक्ति एक से अधिक समिति का सदस्य बन सकता है। जैसे मैं सिविल लाइन्स दुर्गा उत्सव समिति का सदस्य हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ अपने मोहल्ले का। चूँकि मैं शहर में और जाता हूँ, महाकाली का भी समिति का सदस्य बन सकता हूँ। मतलब एक व्यक्ति एक से अधिक समितियों का सदस्य बन सकता है। समिति ऐच्छिक होती है, मतलब आज आप इस समिति के सदस्य हैं, इसको छोड़ के दूसरी में बन सकते हैं। जब आवश्यकताएं लोगों की पूरी हो जाती हैं, उस समिति को समाप्त कर दिया जाता है। कॉलेज में लाइब्रेरी से हमारा काम नहीं चल रहा, तो बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों ने एक समिति बना ली, 20-25-50 बच्चे थे, उन्होंने एक समिति बनाई कि हम आपस में, उसमें अध्यक्ष, समिति के क्रियाकलाप को करने के लिए कार्यकारिणी बना ली। फिर उसमें तय था, किताबें खरीदी गई, फर्स्ट ईयर की परीक्षा पास होते हैं, वो समिति भंग हो जाती है, फिर सेकेंड ईयर के लिए बन जाती है। यानी समिति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समान उद्देश्य रखने वाले लोगों का एकत्रीकरण करके एक समिति बनाई जाती है। इसके बाद एक और अवधारणा है जिसे हम कहते हैं संस्था, इंस्टीट्यूशन। सामान्य तौर पे एक भ्रम की स्थिति है कि लोग, हर कोई संस्था और समिति को एक समझता है, जबकि संस्था समिति अलग अलग है। समिति आकार होता है, समिति की सदस्य संख्या होती है, उसको हम एक आकार दे सकते हैं मूर्त से, लेकिन संस्था जो है अमूर्त है। संस्था और समिति में बेसिक अंतर, मूल अंतर यह है कि संस्था नियम कायदे कानूनों का एक ग्रुप होता है। नियम कायदे, जहाँ नियम कायदे, जैसे संविधान, संविधान का कोई आकार नहीं है ना, अमूर्त है संविधान। संविधान जितने भी देश को चलाने के लिए नियम कायदे कानून है, तो संविधान जो है संस्था है। विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय अपने आप में एक संस्था है जो नियम बनाता है, हायर एजुकेशन के लिए नियम बनाएगा, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए की क्लासेस कैसे चलेगी, परीक्षा कैसे, उसकी नियमावली है, वो तय करता है कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक एडमिशन, वो एक बायलॉज बने, उसमें संस्था नियम कायदे कानूनों का एक झुंड होता है, उसमें व्यक्ति नहीं होते, बल्कि संस्था की का निर्माण इसलिए किया जाता है, संस्था जो है समिति की आवश्यकताओं की पूर्ति है। कोई भी समिति कैसे कार्य करेगी, जैसे परिवार एक समिति है, लेकिन विवाह एक संस्था है।
परिवार में बच्चों का पालन पोषण, बच्चे कैसे होंगे, यौन आवश्यकताओं की पूर्ति, उसके लिए विवाह संस्था बनाई गई। उस विवाह संस्था के माध्यम से व्यक्ति अपनी यौन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यौन जरूरतों की पूर्ति करता है। ये कहलाता है संस्था। अब इसी क्रम में दो चीज़ें और आपको समझना बहुत जरूरी है, परिस्थिति और भूमिका। समाज के अंतर्गत जो भी व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति रहता है, उसकी एक ना एक स्टेटस परिस्थिति अवश्य होती है। स्थिति की बात नहीं कर रहा, स्थिति तो दशा होती है, कंडीशन होती है। परिस्थिति यानी स्टेटस, आप हर व्यक्ति, जैसे मेरी परिस्थिति अभी क्या है, शिक्षक की है, मेरी परिस्थिति शिक्षक की है। आप जो मुझसे अध्ययन ग्रहण कर रहे हैं, आप जो मेरा लेक्चर ले रहे हैं, आपकी परिस्थिति छात्र की है। तो परिस्थिति और उसके जो हमारी परिस्थिति होती है, उसी परिस्थिति के अनुरूप हमारी भूमिका होती है, हमको उसके अनुसार काम करना पड़ता है। इसमें आपने देखा होगा कि व्यक्ति कार्य ग्रहण करता है, रोल टेकिंग, तो जो उसको काम दिया जाता है वो उस काम को करने लगता है, यानी समाज में रह के अपने कार्यों को करता है। जैसे मेरी जिम्मेदारी मेरे को दी गई कि आप लेक्चर दीजिए, तो मैं वो कर रहा हूँ। और कार्य प्रत्याशा, रोल एक्सेप्टेशन, हर व्यक्ति से हर समाज अपने हर व्यक्ति से अपेक्षा करता है वो इन कार्यों को करे। जैसे कुलपति जी से सबकी प्रत्याशा होती है कि वो विद्यार्थियों के हित में काम करेंगे। शिक्षक से सबकी एक प्रत्याशा होती है कि शिक्षक विद्यार्थियों की समस्याओं का निवारण करेगा, व्यक्ति या जो भी छात्र आएगा उसकी समस्याओं का समाधान करेगा। तो प्रत्याशा पे आधारित होती है। परिस्थिति भी दो प्रकार की होती है। व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, एक होती है प्रदत्त और एक होती है अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति जो है, प्रदत्त यानी व्यक्ति को स्वतः मिलती है, जैसे जाति, आयु, धर्म, पद, ये सारी चीजें प्रदत्त हैं। व्यक्ति का जिस परिवार में जन्म होता है, व्यक्ति का जिस परिवार में जन्म होता है, उस परिवार की जो जाति होती है उसको स्वतः वो जाति मिल जाती है, जाति पे उसकी पहचान। अगर सवर्ण के यहाँ जन्म लिया तो सवर्ण जाति का कहलाएगा, या फिर निम्न वर्ण में आया तो निम्न वर्ण जाति समूह में आ जाता है। इसी प्रकार से आपने देखा है जाति के साथ साथ आयु। घर में जिसका जन्म पहले हो गया वो बड़ा कहलाता है, जिसका जन्म बाद में हुआ वो छोटा कहलाता है। तो बड़े भाई छोटे भाई के क्रियाकलाप आप देखिए, बड़े भाई के सामने छोटे भाई को नतमस्तक होना पड़ता है, पिताजी के सामने बच्चों को, पिताजी की भूमिका अलग हो जाती है, बच्चों की भूमिका अलग हो जाती है। जाति प्रजाति के आधार पे आपने देखा अलग है, मंगोल प्रजाति है, ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति है, ये अलग अलग चीजें होती हैं। ये प्रदत्त है। अर्जित परिस्थिति, समाज में व्यक्ति अपने गुणों के आधार पे, अपने जीवन यापन के, अपने योग्यता के आधार पे जो पद प्राप्त करता है वो अर्जित परिस्थिति। प्रधानमंत्री का पद, व्यक्ति को प्रधानमंत्री का पद ऐसे नहीं मिलता, उसको अपनी योग्यता के आधार पे प्राप्त करना पड़ता है। समाज में वो चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़के पार्टी में अपना स्थान बनाता है और फिर जीतता है। तो ये अर्जित स्थिति है। व्यापारी अर्जन करता है। कलेक्टर के पद के लिए आपको योग्यता हासिल करना पड़ेगी, उतना पढ़ना पड़ेगा, परीक्षा पास करना है, तब आप कलेक्टर। तो ये अर्जित स्थिति है। प्रदत्त परिस्थिति जो है आपकी स्थिर रहती है। आपने जो जाति में, जिस परिवार में जन्म लिया, आपकी जो जाति है वो, आप कितनी भी योग्यता हासिल कर लें लेकिन आपकी जाति नहीं बदलती। अंबेडकर का उदाहरण हमारे सामने है। अंबेडकर की जाति नहीं बदली, उन बहुत ज़्यादा योग हो गए सब कुछ, लेकिन उनकी जाति जो थी वही थी। अर्जित परिस्थिति में व्यक्ति योग्यता के बल पे, अपनी योग्यता के आधार पे अपनी परिस्थिति को बदल लेता है। एक गरीब घर में एक भिखारी का बेटा, उसने विद्या प्राप्त की और वो कलेक्टर बन गया। देखिए पूरे परिवार की परिस्थिति बदल गई। वो भिखारी नहीं कहलाएगा, अब कलेक्टर का परिवार कहलाएगा। तो अर्जित परिस्थिति में व्यक्ति को अर्जन करना पड़ता है, अचीव्ड करना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है। प्रदत्त में स्वतः राजकुमार ही रहेगा ना, राजा का बेटा राजकुमार कहलाता है। लेकिन डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं कहलाएगा, उसको डॉक्टर बनना पड़ता है, अर्जन करना पड़ता है। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं। अब परिस्थिति प्रदत्त और अर्जित है, उसके अनुरूप आप देखिए व्यक्ति की भूमिका। अब कलेक्टर की भूमिका हम सब जानते हैं, कलेक्टर को जितनी भी समस्याएं आएंगी उन सभी का निराकरण करना पड़ेगा। उसके नीचे जो बाबू है उसकी जरूरत नहीं है। विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य कैसे होगा, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को शिक्षा कैसे दी जाए, ऑफलाइन दी जाए, ऑनलाइन, ये कुलपति की जिम्मेदारी है। तो उनको उसके अनुरूप भूमिका करना पड़ेगी। शिक्षक की भूमिका है कि उसके पास जो भी छात्र आ रहा है, शिक्षक को अपने विद्यार्थियों का समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। अगर कोई शिक्षक कहता है कि मैं
आपको नहीं पढ़ा सकता, मेरे पास जानकारी नहीं है, उससे नहीं होगा। विद्यार्थी की भूमिका अलग है। विद्यार्थी समस्याएं उत्पन्न करेगा, उसका हक है, विद्यार्थी जानना चाहता है, लेकिन शिक्षक समस्याएं उत्पन्न नहीं करेगा, शिक्षक को समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। ये भूमिका, तो आपने देखा होगा भूमिका के अनुरूप है। फिल्म आप देखते हैं ना, फिल्म में जो हीरो रहता है, हीरो को हमेशा सकारात्मक भूमिका मिलती है। अगर किसी हीरो ने नकारात्मक भूमिका करी तो समाज, उसका ऑडियंस जो है बहिष्कार करता है। खलनायक से आपको एक ही अपेक्षा रहती है, खलनायक तो नेगेटिव रोल करेगा, खलनायक मारपीट करेगा, छेड़खानी करेगा, क्योंकि वो खलनायक है, इसलिए उसके प्रति कोई, अगर वो हीरो अगर इस प्रकार का रोल करने लगता है, हीरो की भूमिका अगर ऐसी हो जाती है, तो समाज उसका विरोध करने लगता है। विद्यार्थियों, आज आपके साथ मैंने कुछ समाजशास्त्री अवधारणाओं की चर्चा की, जिसको एक रिवीजन के रूप में, पुनरावृत्ति के रूप में पढ़ता हूं। देखिए, समाज व्यक्तियों का एक समूह है, एक ऐसा समूह है जिसमें सामाजिक संबंधों के आधार पर समाज का निर्माण होता है। ये अमूर्त होता है, इसमें सहयोग भी होता है, संघर्ष भी होता है, समानता भी होती है, असमानता भी होती है, इसमें बदलाव होते रहते हैं, परिवर्तन भी होते हैं, स्थिर नहीं होता समाज। अब समाज के साथ पैरेलल जो बनता है, सबसे पहले समूह बनता है। समूह दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है, उसमें घनत्व बहुत कम होता है। प्राथमिक समूह में आमने सामने के संबंध होते हैं, सहयोग की भावना होती है। द्वितीयक समूह आकार में बड़ा होता है, उसमें स्वार्थ की भावना ज़्यादा होती है। द्वितीयक समूह में बदलते रहते हैं लोग बाग, अब वहाँ पे अप्रत्यक्ष सहयोग होता है। प्राथमिक समूह में प्रत्यक्ष रूप से सहयोग होता है। समुदाय, समाज के कुछ लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए जब सामूहिक रूप से, सामुदायिक रूप से एक ही जगह पर रहने लगते हैं, सामुदायिक भावना के हिसाब से रहते हैं, जिसमें स्वार्थ बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ सहयोग की भावना, सामुदायिक कम्युनिटी फीलिंग होती है, वो समुदाय कहलाता है। इसी आधार पे आपने देखा होगा समाज के अंतर्गत हमारी आवश्यकताएं होती हैं। हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं अकेले नहीं पूरी कर पाता। अपनी ज़रूरतों को पूरी नहीं करने के लिए जब व्यक्ति आपस में इकट्ठे होते हैं और नियम, कायदे, कानून के आधार से एक समिति बनाते हैं, यानी व्यक्ति के समान उद्देश्य जब होते हैं, समान उद्देश्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब सामूहिक रूप से एकत्र होता है, वो समिति बनती है, जिसमें पदाधिकारी होते हैं, जिसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। एक व्यक्ति एक से अधिक समितियों का सदस्य बन सकता है जब हमारे उद्देश्य है। वहीं संस्था जो है वो समाज के मान्य जो नियम, कायदे, कानून होते हैं, उन तरीके होते हैं, उनको संस्था कहते हैं, जो समाज के स्वीकृत मापदंड होते हैं। जैसे संविधान का हमने निर्माण करा, पूरे भारतीय समाज ने तय करा कि समाज कैसे चलेगा, हमारा देश कैसे चलेगा, उसके लिए कुछ कायदे कानून बनाए, वो संविधान कहलाता है। विश्वविद्यालय भी संस्था है, विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के लिए बनाया गया। फिर विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो समितियां हैं, कॉलेज हैं, तो समिति कैसे चलेगी, समिति के लिए क्या नियम, कायदे, कानून होंगे, विश्वविद्यालय रूपी संस्था ने वो नियम, कायदे, कानून का निर्माण किया। ये औपचारिक है, संस्था औपचारिक होती है। नियम, कायदे, कानून व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि व्यक्ति के द्वारा बनाए गए नियम, कायदे, कानूनों का संग्रह कहलाता है संस्था। अब समाज के अंतर्गत समाज, समूह, समुदाय में व्यक्ति की परिस्थिति आती है। हर व्यक्ति की कोई ना कोई, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि परिस्थिति विहीन है। इवन भिखारी है, भिखारी की भी एक स्टेटस है, वही भीख मांग सकता है, आम आदमी भीख नहीं मांग सकता। ये दो प्रकार की होती है। एक प्रदत्त होती है जो जन्मजात मिल जाती है, व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, व्यक्ति को कोई मेहनत नहीं करना पड़ती। एक होती है अर्जित, जिसे व्यक्ति को प्राप्त करना पड़ता है, अर्जन करना पड़ता है। और इस परिस्थिति के अनुरूप ही जिस व्यक्ति की जो जैसी परिस्थिति होती है उस। विद्यार्थियों, आज जो मैंने आपके साथ चर्चा करी है समाज की अवधारणाओं की, समाजशास्त्र में जो अवधारणाएं हैं, जैसे समाज, मैंने आपको बताया समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, व्यक्तियों का समूह है, उसमें व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था को समाज कहते हैं। संस्था नियम, कायदे, कानून की व्यवस्था है, जिसमें व्यक्ति का संग्रह नहीं होता है, व्यक्तियों के माध्यम से समाज में लोग, व्यक्ति किस प्रकार से करेगा काम, उसके लिए नियम, कायदे बनाए जाते हैं। समूह, छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं समाज के अंतर्गत। समाज की सबसे छोटी इकाई होती है प्राथमिक और द्वितीयक समूह में, उसमें आभासी समूह होता है। समुदाय, एक जगह रहते हुए व्यक्ति जब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी जरूरतों के लिए समान विचारधाराओं के आधार पर एकत्र हो जाता है। जो एक खास क्षेत्र होता है, भौगोलिक क्षेत्र होता है, भौगोलिक क्षेत्र उसकी पहचान होती है, वो समुदाय कहलाता है। इसमें सिर्फ सहयोग की भावना होती है, इसमें संघर्ष नहीं होता, सिर्फ एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, किसी भी प्रकार, सब सहयोग, सामुदायिक भावना से इकट्ठे होते हैं, ये कहलाता है समुदाय। इसी प्रकार से समाज में जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं अकेले नहीं कर पाता,
तो वो अपनी ज़रूरतों के लिए, समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोग बाग इकट्ठे होते हैं, वो समिति बनती है। और इन सभी चीज़ों के लिए व्यक्ति जो है उसकी परिस्थिति निर्धारित करता है। समाज की हर व्यक्ति की परिस्थिति होती है, वो प्रदत्त भी होती है, अर्जित भी होती है, और उन परिस्थिति के माध्यम से ही व्यक्ति जो है अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करता है। क्योंकि किसी भी समाज में आप देखेंगे हर व्यक्ति की भूमिकाएं निर्धारित हैं, उन्हीं निर्धारित भूमिकाओं के अनुरूप व्यक्ति अपनी क्रियाकलाप करता है, समाज में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो समाजशास्त्र के अध्ययन में हम सभी को, जितने भी समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, समाज को भी समझना पड़ेगा, समूह को भी समझना पड़ेगा, समुदाय को भी समझना पड़ेगा, समिति को भी समझना पड़ेगा, संस्था को भी जानना पड़ेगा, व्यक्ति की परिस्थिति को भी और भूमिका को। ये सारे शब्दावली के रूप से एक से हैं, लेकिन सबका अर्थ अलग अलग है, सबकी व्याख्या अलग अलग है। जैसे समाज को आप देखेंगे, संबंधों की व्यवस्था है, संस्था नियम कायदे कानून की का संग्रह है, नियमों की व्यवस्था है। समूह जब अपनी ज़रूरतों के लिए एक समाज के अंतर्गत कई प्रकार के समूह हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक समूह में एक ही समाज होगा। समुदाय भी, एक समाज में कई समुदाय हो सकते हैं, लेकिन एक समुदाय में एक ही समाज होगा, इससे अलग नहीं। समिति, समाज के अंतर्गत कई प्रकार की समितियाँ बनती हैं, अपनी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, समितियाँ समाप्त हो जाती हैं। व्यक्ति अपनी परिस्थिति के कारण, हर व्यक्ति की परिस्थिति होती है निर्धारित, प्रधानमंत्री की अपनी परिस्थिति है, मुख्यमंत्री की अपनी परिस्थिति है, विपक्ष की अपनी परिस्थिति है, और उसी के अनुरूप उसको भूमिकाएं करना पड़ती। तो मैं समझता हूँ विद्यार्थियों कि आप अगर इन सभी चीज़ों पे एक एक चीज़ को अलग अलग उदाहरणों के साथ समझेंगे, समाज के उदाहरण आप निकालिए, संस्था के उदाहरण निकालिए, समूह के उदाहरण निकालिए, समुदाय के उदाहरण निकालिए, समिति के उदाहरण निकालिए, परिस्थिति के उदाहरण निकालिए, और भूमिका, इसको परिभाषा के आधार पे जब आप इसके उदाहरण बनाएंगे तो ये सारी चीज़ आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाएगी। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही, फिर अगली क्लास में हम कोई एक नए विषय पे चर्चा करेंगे।